Yep, non-vegetarians are more prone to hypertension than vegetarian because plant source food which have fibers and other important content which helps in maintaining blood pressure. Vegetarian foods और plant source foods have various antioxidants and collective beneficial effect जो help करता है hypertension को prevent करने में. जी हाँ, हाइपरटेंशन बेसिकली क्यों होता है? जब हमारी नसों में हमारी जो आर्टरीज है उसमें खून का दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है. उस प्रेशर हाई करने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं और उन कॉजेज को इन्हेंस करता है नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट करता है हमें हार्म करता है, हमारे खून को गाढ़ा बनाता है. ये हुई हाइपरटेंशन की बात. अब मैं फिर सबसे बड़ी बीमारी की तरफ आपको ले जाना चाहूँगी. कैंसर को हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को 3rd या 4th स्टेज में पता लगता है तो उसको कोप अप करने के चांसेस बहुत कम होते हैं. आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर, वेजिटेरियंस हैव लोअर रेट ऑफ कैंसर, ओवरऑल कैंसर किसी भी टाइप का ले लो, बट स्पेशली स्टमक कैंसर एंड ब्लड कैंसर. मेरे एक फेलो प्रेजेंटेटर ने बताया कि हमें एक 400 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है अपना पेट भरने के लिए. वो 400 कैलोरीज हम वेजिटेरियन फूड से लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, पर अगर वही 400 कैलोरीज हम नॉन वेज फूड से लेंगे तो हमें कैलोरीज तो पूरी मिल रही हैं बट हमारा पेट नहीं भर रहा. वो जो हम एक्स्ट्रा खाते रहते हैं दैट लीड्स टू स्टमक कैंसर. और नॉन वेजिटेरियंस में स्टमक कैंसर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियंस. Similarly, blood cancer like leukemia, multiple myeloma, non-Hodgkin lymphoma, मतलब ऐसे नाम जिसको शायद मैं बोल नहीं पाती, आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी, वो हो जाते हैं अगर हम एक कंसिस्टेंट नॉन वेजिटेरियन डाइट पे रहें. बट सेम टाइम पे अगर हम वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे हैं या अपने खाने में प्लांट सोर्स फूड जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये इस टाइप के ब्लड कैंसर्स नहीं होंगे. इन टर्म ऑफ मीट कंजम्पशन, क्या आपको पता है कि जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं, ये सलामी, बेकन और सॉसेजेस वगैरह, ये जितने ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं उतने ही ज़्यादा कैंसर को भी इनवाइट करते हैं. जितने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा, जितने ज़्यादा उसमें रेडिएशंस आएंगी, उतने ज़्यादा वो कैंसर को इनवाइट करेगा. जितना ज़्यादा वो टेम्पटिंग लगता है उतना हम उसको खाते हैं, उतना ही हम उसको इनवाइट करते हैं. बट सेम टाइम पे अगर हम किसी वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा से ज़्यादा बार, कितना ही बार अगर हम उसको प्रोसेस कर लें, उसके अंदर कैंसर की टेंडेंसीज नहीं आती, उसके अंदर किसी भी टाइप से कैंसरस एजेंट्स नहीं आएंगे. सिमिलरली हाई टेम्परेचर कुक्ड मीट लाइक ग्रिलिंग, फ्राइंग, हम ग्रिल्ड चिकन खाते हैं, स्मोक्ड मीट खाते हैं, वो जो फूड है वो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएट विद रेस्ड कैंसर रिस्क. सो जस्ट थिंक कि टेस्ट के चक्कर में आप कहीं कैंसरस एजेंट को ना इन्वाइट कर लें. हुए सभी लोग जानते हैं कि 60% से ज़्यादा आबादी इस दुनिया की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से ग्रस्त है. एज यू ऑल नो, डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन डिजीज़ है. बट आपको पता है कि जो लोग प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं उनके अंदर एक इस टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस को रोकता है या उसको कॉज नहीं होने देता, या अगर कॉज किसी तरह हो भी जाता है लाइक हेरिडिटरी है तो उसको रिसेसिव फॉर्म में रखता है. वेजिटेरियन डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं और प्रोपोर्शनेट फॉर्म में होते हैं जिससे हमारी बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर सकती है. फूड लाइक पीस, बीन्स, ये जो सब भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मुझे पता है यहाँ पे कोई बच्चा खाना पसंद नहीं करता. ब्रोकली, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, कौन खाए, पर दवाइयाँ खाने से बेटर है कि इनको खा लो. इन्हें खाएंगे तो हमारी बॉडी में वो मिनरल्स और वो विटामिन हमें मिलेंगे जिसकी वजह से हमें कम से कम दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी. ये जो खाने हैं, जो ब्रोकली, बीन्स, पीस, एप्पल, ऑरेंजेस, इनके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इन्हांस करने की पावर होती है. ये हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी नॉर्मल रखते हैं जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ नहीं होती. आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, आपको कार्डियक डिजीज़ भी हो सकते हैं. तो और वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो एज सच कोई भी को रिलेटेड डिजीज़ आपको नहीं होंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डिजीज़ दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा. हम हमेशा कहते हैं कि वो इंसान बहुत मोटा है या वो इंसान बहुत मोटा है क्योंकि वो बहुत खाता है या अनाप शनाप खाता है. वॉट इज़ दैट अनाप शनाप थिंग? That अनाप शनाप थिंग इज़ अनहेल्दी फूड.
जो कि आपको या आपकी बॉडी को ख़राब कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड फैट को जमा कर रहा है, जो कि आपके लिए ना नीड है ना बस आपकी ग्रीड है कि आपको लालच है उस चीज़ को खाने का। आपने वो टेस्ट लिया और आपके बॉडी में चर्बी बन के वो हमेशा आपके साथ रहा। टी में होता है फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सब चीज़ जो एक बॉडी को हेल्दी और मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, जिसे डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी होता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी का मेन रीज़न कोलेस्ट्रॉल होता है, विच केम फ्रॉम हाई कैलोरी फूड, विच इज़ अगेन डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड कॉज ओबेसिटी एंड अदर प्रॉब्लम्स। Now moving toward our next topic, that is kidney disease. बहुत से लोग होते हैं जिनको किडनी डिजीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप की, लाइक पायलोनेफ्राइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशंस हो गई या कुछ भी। प्लांट सोर्स फूड हैज़ वन थिंग दैट एनिमल सोर्स फूड डोंट हैव, एंड दैट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? मैंने अभी बताया, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब कि वो चीज़, वो एक कॉम्पोनेंट जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, नर्चर करे, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल जो डिजीज़ है उनको आने से रोके एंड अल्टीमेटली हेल्थ को प्रमोट करे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें जिस चीज़ से मिल रहा है उसे हमें लेना चाहिए। वो एंटीऑक्सीडेंट्स किसी भी नॉनवेज फूड में नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ये जो फूड्स हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, गार्लिक, इनमें आपको अच्छे अमाउंट में मिलेगा। So antioxidants like vitamin A, vitamin E, beta carotene, lycopene etc. are very rich in plant food, और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, जो हार्मफुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है उनसे भी, जो कि किडनी डिजीज़ को कॉज करता है, साथ साथ आर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों को भी इन्हांस करता है। ये जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, इनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उसको हम रीनल स्टोन्स कहते हैं। ये मोस्टली हाई प्रोटीन की वजह से होता है, और हाई प्रोटीन मतलब हाई प्रोटीन किससे आता है? ज़्यादा मात्रा में जब हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं तब। नाउ नेक्स्ट डिजीज़ इज़ बहुत कॉमन डिजीज़ है, हर दूसरी लेडीज़ में, मोस्टली लेडीज़ में होता है, जेंट्स में भी होता ही है, बट गॉलस्टोन्स का मेजर कारण होता है कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारी बॉडी इसको इनटेक नहीं कर पाती, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट हो जाता है, बॉडी के किसी पार्ट में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होएगा, स्टोन बनेगा, स्टोन बन के अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें पेन देगा, हमारे घर वालों को पेन देगा। सो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम हाई फाइबर वेजिटेबल्स और फ्रूट को खाएंगे तो हमारी गॉलस्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगी। आई होप मैंने अपना पॉइंट आप सबको समझाया है कि वेजिटेरियन डाइट को हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और कुछ नहीं। किसी ने सही कहा है कि अगर हम हैं, हमारी बॉडी है, तो सब कुछ ठीक है, अगर हम रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। अपनी बॉडी को अच्छा बनाइए। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है, एक ऐसा खाना जो आपकी डिजीज़ कंडीशन में ले जाता है, या फिर वो जो आपको हेल्दी बनाता है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आई सजेस्ट यू टू गो वेज, बाकी चॉइस इज योर, थिंक अबाउट इट। बताएंगे कि हमें वेजिटेरियन डाइट्स को क्यों अपनाना चाहिए, क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं और क्या नॉनवेज में नेगेटिव्स हैं। ब्रीफली ये आपको सब बताएंगे। जस्ट ट्राई टू एनालाइज एंड नोटिस देम साइड बाय साइड। प्लीज प्ले द वीडियो। Reasons to become a vegetarian. Reverses heart disease. Number 3. Because eating meat and जिंदा रह सकते हैं तो वो है शाकाहारी भोजन द्वारा। सो हम शाकाहारी भोजन की तरफ ही अपने आप को डाइवर्स करेंगे, उसी की तरफ अपनी डायरेक्शंस को बनाएंगे और आगे से मांसाहारी भोजन की तरफ
रिएक्शन ऑपोजिट या रिपल्सिव ही रहेगा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हिमांशु, वो हमें थोड़ा क्लियर करेंगे कि एनवायरनमेंट पे, हमारे फूड रिसोर्सेज पे, हमारे वाटर रिसोर्सेज पे, हमारे वातावरण पे जो हम ये नॉनवेज खाते हैं उसका क्या असर हो रहा है। वही फूड और वाटर रिसोर्सेज हम ह्यूमंस को देके उनको उनकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं इंस्टेड ऑफ की एनिमल्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना। प्लीज हिमांशु कम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है और जैसे कि अभी आपने सारी साइंटिफिक लैंग्वेज सुनी, शायद आधों को समझ में आई है, आधों को नहीं आई है। चलिए अब बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं, जो हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि कैसे ही मीट प्रोडक्शन से हमारा इन्वायरमेंट, हमारी इकोलॉजी इफेक्ट हो रही है, हमारी इकोलॉजी इफेक्ट हो रही है। इससे हमें क्या समस्याएं आ रही हैं और फ्यूचर में क्या समस्याएं आ सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टारवेशन, यानी भूख। बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूखमरी हमारे देश की ही नहीं, हमारे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये भूखमरी कैसे होती है, ये मीट प्रोडक्शन से कैसे रिलेट करती है, आइए देखते हैं। जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं कि हम अपना 40 करोड़ टन फूड जानवरों को खिला देते हैं जिससे हम उनका मीट खा सकें। और वहीं दूसरी ओर आज भी दुनिया में काफ़ी सारे गरीब देश ऐसे हैं जहां पर लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 50 करोड़ लोग प्रतिवर्ष भूख के कारण मर जाते हैं। क्या ये सही है? समझिए और सोचिए। आइए दूसरी स्लाइड लें तो लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख बच्चे प्रतिवर्ष भूख के कारण मर जाते हैं, यानी हर 5 सेकंड में एक बच्चे की डेथ होती है। इस स्लाइड में हमने कुछ बच्चों को दिखाया है जो भूख से बेहाल हैं, भूख के कारण मारे जाते हैं। इन्हें देखिए, इनकी आंखों में एक आस है कि कोई इन्हें आएगा और खाना खिलाएगा। अब ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहेंगे। वो खाना जो हम उन जानवरों को खिला देते हैं वो उन जानवरों को खिलाएंगे या फिर अपने फेलो ह्यूमंस को जो हम जैसे हैं, हम ही में से एक है। सोचिए। चलिए ये बात हुई स्टारवेशन की। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की, जो है फूड रिसोर्सेज, कि कैसे ये मीट प्रोडक्शन हमारे फूड रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है। स्टडीज़ बताती हैं कि लगभग 6 टन वेजिटेरियन फूड हम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ 1 टन वेजिटेरियन मीट बनाने में, सॉरी नॉन-वेज मीट बनाने में। वहीं अगर हम प्रोटीन की मात्रा को देखें तो लगभग 8 किलो वेजिटेरियन प्रोटीन हम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ 1 किलो मीट प्रोटीन पाने के लिए। चलिए अब कैलोरी की बात लें तो लगभग 7 कैलोरी हम बर्न कर देते हैं सिर्फ 1 कैलोरी मीट की पाने के लिए। क्या ये सही है? क्या हम सही कर रहे हैं? इससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है? आंकड़े बताते हैं कि लगभग 80% अनाज, पूरी दुनिया का 80% अनाज हम जानवरों को खिला देते हैं जिससे हम उनसे मीट प्राप्त कर सकें। तो हम पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को 5 बार भरपेट भोजन करा सकते हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन, यानी प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स। अगर हम सोयाबीन को देखें तो हम लगभग 90% सोयाबीन जानवरों को खिला देते हैं। किस लिए? सिर्फ मीट पाने के लिए। इस पिक्चर में हमने थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश, फूड, दालें, अनाज, गेहूं वेस्ट कर देते हैं सिर्फ इतना सा अमाउंट मांस का पाने के लिए। ये मांस का टुकड़ा कितने लोगों का पेट भर सकता है, सोचिए। चलिए अब बात करते हैं लैंड की, कि कैसे मीट प्रोडक्शन हमारी ज़मीन को इफेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक 2.5 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं, उसमें हम अगर हम उन जानवरों को फीड करें तो हम उनके मांस से कितने लोगों का पेट भर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, कैबेज यानी गोभी अगर हम उस 2.5 एकड़ में उगाएं तो हम 23 लोगों का पेट भर सकते हैं। आलू उगाएं 22 लोगों का, चावल उगाएं 19 लोगों का, कॉर्न यानी मक्की उगाएं तो 17 लोगों का, और वीट 15 लोगों का। अब अगर यही हम उन जानवरों को फीड करने में इस लैंड का यूज़ करें तो हम कितने लोगों का पेट भर रहे हैं? सिर्फ चिकन से सिर्फ 2 लोगों का, एग से सिर्फ 1 का, और बीफ यानी गाय के मांस से सिर्फ 1 बंदे का।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये टोटली वेस्टेज ऑफ लैंड है, इससे हमारी ज़मीनें का दुरुपयोग हो रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें हमने उन लोगों को दिखाया है जो इस भूखमरी के कारण मारे जाते हैं या इनसे सफ़र कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इस वीडियो को देख के आप लोगों को क्या लगा, आपने क्या फील किया? इन लोगों के दर्द को समझिए कि कैसे इन लोगों को क्या फील होता होगा जब हर 5 सेकंड बाद एक किसी स्थान पे बना नहीं सकते। इसके लिए हम टोटली नेचर पे डिपेंडेंट हैं, हम पानी को नहीं बना सकते। अब देखते हैं कि ये पानी मीट प्रोडक्शन में कैसे वेस्ट हो जाता है। जैसे कि आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं कि 1 किलो गेहूँ उगाए, अगर हम 1 किलो गेहूँ उगाते हैं तो हमें लगभग 900 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम 1 किलो मीट उगाएं तो हमें लगभग 70,000 लीटर पानी वेस्ट करना पड़ता है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा अंतर है, 900 लीटर और 70,000 लीटर। इसे अच्छे से समझते हैं। इस स्लाइड में हमने लेफ्ट साइड एक टेबल बनाई है, उसमें हमने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है कि अगर हम 1 पाउंड यानी आधा किलो से भी कम सब्जी बनाना चाहें तो कितना पानी हमें की आवश्यकता होती है, और अगर हम उसी सेम अमाउंट को मीट में बनाना चाहें तो कितने पानी की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेट्यूस यानी सलाद। अगर हमें 1 पाउंड सलाद बनाना है या चाहिए तो हम 50 गैलन को मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि एक पाने के लिए इतना सारा पानी वेस्ट कर देते हैं, सोचिए। चलिए ये तो हो गया थोड़ा ड्राइग्रामेटिकली कंपैरिजन। अब बात करते हैं बहुत सारा लैंग्वेज में। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप सुबह उठते हैं, अपने बाथरूम में जाइए, टैप वाटर ऑन कीजिए, 6 से 7 मिनट तक नहाइए, 6 महीने तक लगातार नहाइए। उतने समय में जितना पानी यूज़ होता है उतना पानी हम सिर्फ 1 किलो मीट बनाने में वेस्ट कर देते हैं। क्या ये हमारे वाटर लॉस नहीं है? क्या ये हमारे वाटर रिसोर्सेज को खतरा नहीं है? सोचिए। चलिए ये सब समस्याएं जो हमने अभी डिस्कस की कि कैसे मीट प्रोडक्शन हमारे स्टारवेशन कॉज करता है, कैसे हमारे वाटर रिसोर्सेज को इफेक्ट कर रहा है, कैसे फूड रिसोर्सेज को इफेक्ट कर रहा है, तो ये सब समस्याएं देखने के बाद और समझने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें इस समस्या का हिस्सा बनना है कि हम तो मीट खाएंगे भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हम उस सॉल्यूशन करेंगे कि नहीं हम किसी भी रूप में नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएंगे, या फिर तीसरा एक सबसे अलग कि एक चेंज लाएंगे, हम खुद तो मीट नहीं खाएंगे बल्कि दूसरों को भी समझाएंगे कि मीट ना खाए, उसके लिए उनको जागरूक करेंगे, उसकी हानियों के बारे में बताएंगे। बस मैं अपने शब्दों में आपको इतना ही समझाना चाहता था। आशा करता हूँ मैं कुछ सफल रहा होऊंगा। धन्यवाद। Introduce you all to Mrs. Payal Meni, the nutritionist, who is going to guide us about the myths which we hold regarding non-vegetarian food. Thanks a lot, Riya. Okay. First of all, I would like to introduce about
a bit means brief introduction. What is a myth? भ्रम, जो हमने अपने दिमाग में भ्रम होता है, जो एक फैक्ट नहीं होता, हमने जस्ट अपने दिमाग में बना लिया होता है उसके बारे में अंदाज़ा सा लगा के, क्योंकि हम उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती, एक अफवाह और के रूप में हमने लोगों से मिला होता है या थोड़ी बहुत ही जानकारी पाकर हम अपने दिमाग में एक भ्रम सा बना लेते हैं। उसी चीज़ को इंग्लिश में मिथ कहा जाता है। और आज हम मिथ्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी वो भ्रम केवल भ्रम ही हैं और बेसिकली उनके पीछे जो रियलिटी है वो क्या है। सबसे पहला भ्रम या मिथ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेजिटेरियंस डोंट गेट एनफ प्रोटीन। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये फैला हुआ होता है कि जो वेजिटेरियन डाइट है इट इज़ लैकिंग इन प्रोटीन, बट दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग। मोस्टली चाहे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन काफ़ी मात्रा में नॉनवेज प्रोडक्ट्स में होता है जैसे कि चिकन और एग, लेकिन मिल्क, दूध एक ऐसी चीज़ है जो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। और वही दूध अगर हम चावल के साथ मिला लेते हैं, खीर का